हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषिकेश। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रिमेनिंग पार्ट सॉल्यूशन चैप्टर का। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया था और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया था। सो स्टार्ट करते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। ओके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, हाँ, सबसे पहले हमें जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जब सॉलिड फेस लिक्विड फेस के साथ इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, क्या होता है जब सॉलिड फेस लिक्विड फेस के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। और दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। वो क्या होता है कि वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में किसके बराबर हो जाए, इज टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। मतलब सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो हाँ, और अगर बात करें कि अगर जैसे हम सॉल्वेंट मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में, तो उस केस में क्या होता होगा। तो जनरली हम पढ़ चुके हैं ये बात कि जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, सो आपको यहाँ पर देखना है कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। यहाँ तक तो हमें पता है। ठीक है, अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट से इसको कैसे रिलेट करना है, देखिए। अब वो किसके बराबर हो जाता है, वो सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, हाँ, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, वो सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। हाँ, कब, लोअर टेम्परेचर पर। इस ग्राफ से भी हम ये बात समझ सकते हैं, ठीक है, कि लिक्विड सॉल्वेंट था, है ना। जैसे ही मैंने उसमें सॉल्यूशन मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, तो वो सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें क्या हुआ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ और वो किसके बराबर होगा। अब देखो, ये पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, ये फ्रीजिंग पॉइंट फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो है वो बराबर हो गया। समझ में आ रहा है आपको। फिर से देखो, ये इनिशियल था, है ना, जो लिक्विड सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। अब जैसे ही मैंने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गया और वो किसके बराबर हो गया, फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल वाला, है ना। और जब हम इन टी एफ नॉट और टी एफ का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। दैट इज, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो जैसे डेल्टा टी बी को हम के बी एम लिखते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ को हमने क्या लिखा, के एफ एम। ठीक है, यहाँ पर के एफ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा टी एफ इज अ डिक्रीज इन अ फ्रीजिंग पॉइंट और एम क्या है, मोललिटी। ओके, एक और बात ध्यान रखना है हमें कि ये जो है ये डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होना है, मतलब किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के एफ है, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोल सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, और दूसरा नाम एक और है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जो के एफ की ऐसा यूनिट है वो होती है केल्विन केजी पर मोल। आपको ये क्लियर होगा। हाँ, अब देखिए, अभी तक हम मोल, जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू वो कितना है, के एफ एम है ना। अब हमने यहाँ पर एम को डिफाइन किया। एम क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो W2 क्या हुआ, गिवन मास, M2 हुआ उसका मोलर मास। सो W2/M2 क्या हो गया, मोल हो गया, है ना। W2/M2 हमारा मोल हो गया और उसमें हमने डिवाइड किया किसको, W1 को, तो वो क्या हो गया, हमारा मोललिटी बन गया। अब W1 में हमने 1000 क्यों डिवाइड किया, ताकि हम W1 जो ग्राम में दिया हुआ है उसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। सो बस डेल्टा टी एफ में हमने यहाँ पर क्या किया, एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारा ये फॉर्मूला बन के आ गया। बस आपको M2 अगर निकालना हो, मोलर मास निकालना हो,
ठीक है। जनरली इसका एप्लीकेशन यही है कि ये सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के काम में आता है। ठीक है, इसका ये एप्लीकेशन है। वैसे तो हम इससे कोई भी अननोन प्रॉपर्टी जो इसमें गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर हमें के एफ गिवन नहीं है और बाकी चीज़ें गिवन है तो हम वो निकाल सकते हैं। हाँ, बट जनरली ये मोलर मास निकालने के काम आता है। अब हमने जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो पढ़ा था हमने के एफ और के बी, उनका एक फॉर्मूला होता है निकालने का कि अगर आपको डायरेक्ट एंथैल्पी दिया हो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हो, तो उस केस में आप के एफ और के बी के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, के एफ कितना है, आर एम वन टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूज़न। आर क्या हो गया यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। एम वन क्या है, एम वन है मोलर मास, किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल वाला, है ना, उसका स्क्वायर। और ये डेल्टा एच फ्यूज़न क्या है, फ्यूज़न मतलब क्या होगा बता सकते हो आप, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पे या लिक्विड से सॉलिड पे कन्वर्ट होने पे जो एंथैल्पी चेंज है वही डेल्टा एच फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको के एफ वाला टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं के बी वाले का। के बी वाले में एम वन तो मोलर मास हो गया सॉल्वेंट का, टी बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है ना। हाँ, ये टी एफ और टी बी प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। और डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, इसको हम रिवर्स भी ले सकते हैं कि गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, तब भी जो एंथैल्पी आएगा वो डेल्टा एच वेपराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, बट जनरली आपको लिक्विड टू गैस के लिए बात करना है क्योंकि साइन में चेंजेस आएगा। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब इस टेबल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको के एफ और के बी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट जनरली जो नीट एग्ज़ाम्स हैं और जेई है उनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रख लेना है कि हाँ ये इस तरह से ऑर्डर होता है कि ये इंक्रीजिंग हो गया या डिक्रीजिंग हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे एक दो टर्म्स का तो आपको क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूट का मास दे दिया आपको, ठीक है, W2। 600 ग्राम वाटर दे दिया, सॉल्वेंट का मास W1, है ना। हाँ, सो W, अब आपको इथाइलिन ग्लाइकोल पता था, आप इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं और वाटर का मोलर मास भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। क्या किया हमने, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया, मोल्स निकल के आ गए। अब निकालना है हमें मोलैलिटी के लिए डिवाइड होता है क्या, सॉल्वेंट का मास केजी में, तो बस इसको हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और बस क्या किया फिर, मोल्स डिवाइडेड बाय मास किया, सो हमारा मोलैलिटी निकल के आ गया 1.2 मोल पर केजी। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, मतलब डेल्टा टी एफ निकालना है। डेल्टा टी एफ निकालना है, हमने एम निकाल लिया, है ना। और हमें के एफ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं भी, के एफ क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, के एफ यहाँ से इन लोगों ने टेबल से यूज़ किया है। जब भी एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें वो लोग के एफ क्वेश्चन में देंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम के एफ किसका लें, है ना। सो के एफ वैल्यू या के बी वैल्यू हमेशा हमें सॉल्वेंट की लेनी है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर यहाँ पे, तो हम वाटर की के एफ वैल्यू लेंगे जो कितनी होती है, 1.86 होती है। तो बस डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ जो कि 1.86 है, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 क्या, मोलैलिटी। सो हमारा डेल्टा टी एफ निकल के आ गया। हाँ, अब आगे क्या किया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है ना। सो बस कुछ नहीं, डेल्टा टी एफ अगर आपको पता है और आपको इनिशियल पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 273.15 होता है ना। बस, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो बस इस एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ हमारे पास है, हमारे पास टी एफ नॉट हमें पता होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, बट हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। सो बस हमने यहाँ पुट करके हमारा
फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया सॉल्यूशन का, जो कि 270.95 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 में हमें क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, और 50 ग्राम क्या दिया है, बेंजीन दिया है सॉल्वेंट। तो अब क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है 0.40 केल्विन से, मतलब हमें डेल्टा टी एफ दे दिया। ओके, हाँ, और हमें दे दिया के एफ वैल्यू, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ वैल्यू दे दिया 5.12। हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट बोला मतलब M2, ठीक है। सो ये हम क्या किया है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो ये कुछ नहीं है, इसमें डरने वाला बात नहीं है। जो डेल्टा टी एफ का एक्सप्रेशन था वो क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और एम। बस यहाँ पे इन्होंने एम की वैल्यू पुट करी, तो एम कितना हो जाएगा, के एफ इंटू एम होता है क्या, W2/M2 डिवाइड बाय W1/1000, ठीक है। सो W1 आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, W2 आपको दिया हुआ है, आपको के एफ वैल्यू दिया है, आपको टी एफ दिया है, आप M2 यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला ये वीडियो समझ में आया होगा। ऑस्मेटिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।